आज के इस क्लास में हम आपको वास्तविक संख्या चैप्टर से एक्सरसाइज 1.2 का सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो बना है वो है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय को सी.एफ. गॉस ने प्रतिपादित किया था। तो सी.एफ. गॉस ने कहा था कि किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ठीक है, तो इसको हम पहले अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को लिख करके समझा देते हैं। यहाँ पर अंकगणित का आधारभूत प्रमेय 1.2 बना है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसके माध्यम से सी.एफ. गॉस ने कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। चलो इसको समझते हैं कि यहाँ पर सी.एफ. गॉस ने कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या जो होता है उसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वह अभाज्य गुणनखंड ना हो। जैसे हम 12 को लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 3, तो क्या हो जाएगा अगर हम 12 को 2 × 2 × 3 लिखते हैं तो घातांक में ये 2² × 3 होता है। तो देखिए इसमें क्या है, यह अभाज्य गुणनखंड है। तो 12 को हम दूसरा 4 × 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सी.एफ. गॉस ने कहा नहीं, गुणनखंड जो होना चाहिए वह अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, मतलब उसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सके। ठीक है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या का क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि यह गुणनखंडन जो होगा, जो एलिमेंट उसमें शामिल होगा वह अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। मतलब इस क्रम को समझना है कि इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होगा, मतलब आने वाले क्रम के बिना यूनिक होगा। अद्वितीय होने का मतलब ये होता है कि वह संख्या तो रहेगा लेकिन उस संख्याओं के क्रम का महत्व नहीं होगा। अब अगर हम 12 के गुणनखंड को 2² × 3 लिखते हैं तो हम 12 के गुणनखंड को 3 × 2² भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो मतलब इसमें आगे और पीछे संख्या आ जाए तो इसके क्रम में अगर कोई मतलब ऐसा मतलब क्रम नहीं बनता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रम के बिना है, यहाँ क्रम फ्री कर दिया गया है। ठीक है, तो गुणनखंड जब भी बनाना है तो ये याद रखना है कि अभाज्य संख्या से हमें भाग देना है, लेकिन उसके क्रम को छोड़ते हुए। ऐसा जरूर नहीं है कि पहले हम 2 से कटाते हैं फिर 3 से तब 5 से, ऐसा जरूर नहीं है, सिर्फ अभाज्य संख्या से विभाजित करना है। ठीक है ना। तो इस बात को किसने कहा था? C.F. गॉस। इसका नाम याद रख लीजिएगा, C.F. गॉस। इसका नाम पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है ना। चूँकि ये इन कार्ल फ्रेडरिक गॉस को मतलब गणितज्ञों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, और उस समय में इनका नाम किनके साथ लिया जाता था? महान गणितज्ञ आर्किमिडीज और न्यूटन के साथ में इनका भी नाम लिया जाता था। ठीक है, तो यह भी एक महान गणितज्ञ था, इसलिए इनको एक उपाधि मिली थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि गणितज्ञों का राजकुमार। ठीक है, इसका पहला कॉन्सेप्ट यही है इस चैप्टर का। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होता है तो उसका कंडीशन क्या बनना चाहिए। तो यहाँ पर अगला है तो आपका कि संख्याओं के अंक 0 पर समाप्त होने का शर्त, समाप्त होने के शर्त। बोला कि कोई भी संख्या अंक 0 पर कब समाप्त होता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या अंक 0 पर तब समाप्त होता है जबकि उसके अभाज्य गुणनखंड को में 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n ये दोनों जो है शामिल होते हैं। ठीक है, क्या समझाया गया कि कोई भी संख्या अंक 0 पर कब समाप्त होगा? जबकि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n ये दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, ये दोनों अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। जहाँ n का जो मान होता है वह n इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, n का मान प्राकृत संख्याओं में से कोई एक संख्या आएगा। ठीक है, तो यह अंक 0 पर समाप्त होने के शर्त है। आप उदाहरण से समझ सकते हो तुम, जैसे 10 है, अंक 0 पर समाप्त हो रहा है, इसको हम 2 इंटू 5 लिखते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 को 2 टू द पावर n और 5 को 5 टू द पावर n लिखा जा सकता है। इसी का ये फैक्टर है। इसका मतलब है यह अंक 0 पर समाप्त हो रहा है तो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n इसके फैक्टर में शामिल है गुणनखंड में। ठीक है, जितना भी अंक 0 पर समाप्त कीजिएगा, जैसे 20 है तो 20 को आप 2 स्क्वायर इंटू 5, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू, जब पावर का मान अलग होता है तो nm ले सकते हैं, nmp, तो यहाँ 5 टू द पावर m लिख सकते हैं, जहाँ n और m क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 30 का गुणनखंड देखें तो 30 का गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसमें जो है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n के साथ में 3 टू द पावर n शामिल है। तो ये देखिए कंडीशन क्या है, ये दोनों बोथ मतलब ये दोनों अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई संख्या आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो जाएगा तब उस अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलो ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, सब तो आसान है आपको। कि पहला है आपको 140, संख्या दिया गया 140, 140 का फैक्टर कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे 140 को लिख करके भी गुणनखंड बना सकते हैं। जैसे 2 से क्या हो जाएगा 70, फिर 2 से क्या हो जाएगा 35,
फिर 5 से अगर हम कटाते हैं तो 7 हो जाएगा और 7 से 1 हो जाएगा। तो जब इसमें 1 शामिल नहीं करना है और जब कोई संख्या ना हो, अभाज्य संख्या ही हो, तब उसमें वो 1 को दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर 2 स्क्वायर, 2 बार है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल है 156, रोमन 2 में है 156। 156 को भी आप फैक्टर कर लीजिए। 156 में आप भाग दीजिए 2 से, 2 7 14, 2 8 16 हो जाएगा, और 2 से 2 3 6, 2 9 18 हो जाएगा, 3 से 13 और 13 अभाज्य संख्या है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 156 बराबर 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी तरह से आप रोमन 3, 4 और 5 को आप गुणनखंड इसका निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अगला सवाल है तुम्हारा, पूर्णांकों के निम्नांकित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, और इसकी जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। इसमें ये याद रखना है कि ये जो शर्त बना है HCF गुना LCM जो होता है गुणनफल के, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो मतलब HCF LCM को अगर गुना किया जाए तो उसका मान संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यह तब लागू होता है जब मात्र 2 संख्याएं हो, ठीक है। इस कंडीशन को याद रखना है। किसके लिए लागू होगा? मात्र 2 संख्याओं के लिए, 2 से अधिक संख्याओं के लिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछा जाए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो यह कितनी संख्याओं के लिए सत्य है? तो 2 संख्याओं के लिए, ठीक है। चलो इसमें सबसे पहले संख्याओं का जांच तो बाद में होगा, पहले हम HCF और LCM निकाल रहे हैं। नंबर 1 का सवाल है तुम्हारा 26 और 91, 91। 26 का गुणनखंड आसान है, 2 इंटू 13 हो जाएगा, और 91 का हो जाएगा 7 गुना 13। इसमें HCF को क्या समझना है कि HCF जो होगा वह अभाज्य गुणनखंडों के, याद रखना, अभाज्य गुणनखंडों के, तो अभाज्य गुणनखंडों के कॉमन मतलब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घात, निम्नतम घात का गुणनफल होगा। तो HCF को मैंने क्या बताया कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घात के गुणनफल, ठीक है ना। इसको ठीक से समझो कि इसमें मैंने बताया कि सबसे पहले कॉमन का मतलब जो मिलेगा वही सिर्फ आएगा, उसके बाद उस दोनों में घात जो होना चाहिए न्यूनतम घात आएगा, कम पावर वाला आएगा, बस उसका गुणनफल सिर्फ। तो इसमें मिला क्या? देखिए 2 तो मिला नहीं, 7 भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ 13 मिल रहा है, घात बराबर ही है तो सिर्फ 13 एक ठो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद LCM क्या कहे कि देखिए इसमें है अभाज्य गुणनखंडों के, मतलब अभाज्य गुणनखंड का अगर घात जो है, पावर जो है, अधिकतम पावर, मतलब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों के मतलब अधिकतम पावर का गुणनफल। प्रत्येक का मतलब क्या हुआ? मतलब प्रत्येक मतलब हुआ टोटल एलिमेंट शामिल होगा, सभी संख्याएं शामिल होगा, मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन जो मिलेगा उसका अधिकतम घात इसमें शामिल करना है। तो देखिए इसमें 2 नहीं मिल रहा है तो 2 भी आएगा, चूँकि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड आएगा, और 7 नहीं आ रहा है 7 भी आएगा, और कॉमन जो है 13 जो है, पावर अगर किसी के पास ज़्यादा होता तो वो आता, इसमें तो बराबर ही पावर है तो 13 एक तो आ जाएगा। इसको आप गुना कर लीजिए, 7 दूना 14 गुना 13 182 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका HCF और LCM का आंसर हो गया।
अब जांच करना है इसका। तो जांच में क्या करना है हमें कि संख्याओं को गुना करना है। जांच में संख्याओं को गुना करना। अगर मेरे पास संख्या 26 और 91 है, इसे हम a इंटू बी लिख लें तो संख्या को गुना करते हैं 26 गुना 91, इसका गुणनफल देखा जाएगा। और HCF और LCM का गुणनफल, HCF इंटू LCM। तो HCF का मान कितना है 13 और LCM का मान है 182। इसको गुना करके देखिए, 13 दूना 26, 13 8 104 और 2 106 हो जाएगा। और 13 का 13 और 10 23, 2366 होगा। और एक 26 गुना 91 करके देख लेना है, यही 2366 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मान आपस में बराबर है। तो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हुआ, इसलिए संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर उन संख्याओं का HCF इंटू LCM। ये आपका मान बराबर हो चुका है। इसका मतलब मेरे द्वारा निकाला गया HCF और LCM का मान क्या चल रहा है, सही चल रहा है। ठीक है, HCF और LCM का मान सही है। इसी के बाद 2 रोमन का सवाल है, इसी तरह से बनाया जाएगा। तो रोमन 2 को भी हम हल कर देते हैं। रोमन 2 है आपका 510, 510 और है 92। तो 510 का हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। 510 बराबर 510, 510 बराबर क्या होगा और 92 बराबर क्या होता है। ठीक है, तो 510 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 510 में आप 2 से भाग दीजिए, 2 पंच 2 दूना 4, 2 पंच 10, 2 पंच 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 से आपका है 25 25 और 5 का 5, 3 से 17 तिया 51 और 17 का 17। ठीक है, तो इसको आप 2 3 5 17 लिख सकते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अब 92 को अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, तो 2 से कटाएंगे तो क्या होगा 46, फिर 2 से 23। तो 92 क्या देता है गुणनखंड में, 2 से 46 दूना 92, 2 से 23 और 23 अभाज्य संख्या है 23 से एक बार में, तो 2 स्क्वायर गुना 23 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसमें HCF निकालना है। तो HCF क्या बताया गया कि जो कॉमन आएगा और न्यूनतम घात का गुणनफल लेगा। तो 2 और 2 स्क्वायर, तो न्यूनतम कितना हो गया आपका 2। फिर यहाँ पर कोई भी अन्य संख्या नहीं मिल रहा है, इसका मतलब HCF का मान 2 ही हो जाएगा। अब बात बचा LCM। LCM में क्या बोला गया कि प्रत्येक संख्या का गुणनफल आएगा, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल आएगा और जो कॉमन आएगा उसमें जो अधिकतम घात होगा वो आएगा LCM में। तो देख लो, इसमें 2 और 2 स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर आएगा, गुना यहाँ 3 नहीं मिल रहा है, 3 भी आएगा, प्रत्येक संख्या शामिल होगा, 5 भी आ जाएगा और 17 भी आएगा और 23 भी आ जाएगा। इसको हम गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60, 60 गुना इतना करना है 23 गुना 17, तो 17 तिया 51, 17 दूना 34, 34 5 39 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर हुआ है 2 दूना 4 तिया 12 पंच 60, 60 से हम गुना करेंगे, 1 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 का 6, 6 नमा 54, 54 के 4, 5 6 तिया 18, 5 23, 23 46 0। ये आपका LCM का आंसर हुआ है। ठीक है ना। अब इसका जांच करना है, संख्याओं का गुना करना है और HCF और LCM को गुना करके देखना है कि बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जांच हम कर लेंगे। जांच में लिखा जाएगा संख्याओं का गुणनफल A गुना B बराबर संख्या तुम्हारे पास कितना है 510 गुना 92 है और HCF इंटू LCM का जो मान है, HCF का मान 2 और 23,460 है। तो 2 गुना 23,460 क्या होता है, 23 दूना 46 और 46 दूना 92 0,
46,920, 510 गुना 92 भी 46,920 होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपस में क्या है, बराबर है ये। हम लिख सकते हैं कि इसलिए A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। मतलब ये हुआ कि संख्याओं का जो गुणनफल है वह उन संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चलो अगले सवाल, अगला जो सवाल है आपका रोमन 3, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, उसको हल कर लेना है। चलो अगला सवाल जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि बताया गया है। इसका चूँकि 3 संख्या है, मैंने बताया कि जांच कब होता है, जब 2 संख्या होता है। 3 संख्याओं के लिए जांच आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं समझना है कि 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर उसका एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसमें जांच भी करना भी नहीं है। इसमें क्या है, एचसीएफ और एलसीएम सिर्फ निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन 1 का हम कर देते हैं। तो संख्या तुम्हारे पास है 12, 15 और 21। तो 12 का जो गुणनखंड होगा 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 दूना 4 तिया 12। ये सिंपल मेंबर एलिमेंट है, छोटा संख्या है तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 15 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुना 5, और 21 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 7। अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब एचसीएफ बराबर कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात का गुणनफल। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 स्क्वायर नहीं मिल रहा है, कैंसिल। 3 3 3 तीनों में मिला तो सिर्फ 3 आ जाएगा। चलो यही आपका एचसीएफ का आंसर हो गया। अब बात बचा एलसीएम। एलसीएम में बताया गया, एलसीएम जो है ये मतलब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, मतलब एक भी गुणनखंड का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ 2 स्क्वायर कहीं नहीं है तो भी आएगा 2 स्क्वायर। यहाँ 3 3 3, अगर घात इस पर कहीं रहता तो मैक्सिमम लेते, यहाँ तो घात है नहीं तो सिर्फ एक घात से चलेगा 3, और यहाँ पर 5 शामिल करना है और यहाँ से 7 शामिल कर लेना है। इसका मतलब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड है इसके पास, एलसीएम के पास। और अगर कोई घात वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो उसको शामिल करना अधिकतम घात को। 2 स्क्वायर 2 दूना 4 तिया 12 पंच 60, 60 गुना 7, 6 7 42, 720। ये आपका आंसर हो गया। यही आंसर हो गया एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक है, चलो अगला सवाल है तुम्हारा रोमन 2। रोमन 2 में सवाल है 17, 23 और 29। तो यहाँ संख्या 17 का अभाज्य गुणनखंड, 23 का और 29 का है। क्या इसमें देखो, यह सवाल जो दिया गया है बनाने के लिए नहीं दिया है, इसको समझने के लिए दिया गया है कि एक जो है ना यहाँ पर एक नियम निकलेगा, एक रूल का पालन कर रहा है कि ये तीनों अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है 1 होता है, क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या शामिल नहीं हो पाता है। ठीक है ना। यहाँ 17 को आप 1 गुना 17 लिख सकते हैं, और 23 को 1 गुना 23 लिख सकते हो, और 1 गुना 29 लिखोगे। तो इसमें इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बचा एलसीएम। अब एलसीएम क्या होगा, तो चूँकि 17 13 29 का गुणनफल हो जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29 का गुणनफल हो जाएगा। यही गुणनफल देख लेना है कितना होता है, 17 गुना 23 तो 17 तिया 51, 17 दूना 34, 34 5 39, 351 गुना 29, 9 9 नमा 81 बचा 8, 9 तिया 27 60 35, 2 से 2 होगा, 2 नमा 18, 2 तिया 6 1 7 होगा। ये हो जाएगा 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11 33 और 9। ये तुम्हारा एचसीएफ और एलसीएम का आंसर है। ठीक है, इसमें समझना क्या है, इससे एक नियम का पालन हुआ कि आप इस नियम को समझ रहे हैं कि अभाज्य संख्या के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुआ। तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। चाहे जितनी भी संख्याएं हैं उसका एचसीएफ का मान 1 होगा, और एलसीएम का मान क्या होगा, उन सभी संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम में आएगा।
चलो अगला सवाल रोमन 3 है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल आसान है सवाल। चलो अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मतलब यूँ कहा जाए कि रियल नंबर में रियल संख्या, वास्तविक संख्या का जो यह अध्याय पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यह है। ठीक है, इसको बनाने के लिए देखिए कुछ नियम का पालन करना है। पिछले कुछ सवाल में आपने सीखा, क्या सीखा कि दो संख्याओं का गुणनफल, थोड़ा देर इसको समझ लो। दो संख्या अगर ए और बी है, ठीक है, इस दो संख्या का गुणनफल और इसका एलसीएम और एचसीएफ हम लिख देते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे पास 4 संख्या हैं। इसी में रिलेशन बना है कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये नियम को तो आपने देखा कि दो संख्याओं के लिए ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी संख्या पूछ दे या एचसीएफ एलसीएम में से कोई एक मान पूछ दे, क्या हो सकता है, या तो संख्या पूछेगा या तो एलसीएम एचसीएफ में कोई एक पार्ट पूछा जाएगा। तो अगर संख्या का मान पूछा जाता है तो संख्या बराबर क्या होता है कि उसका अपना जो पार्ट है, देखो लेफ्ट में दो संख्या का गुणनफल है और राइट में एचसीएफ एलसीएम उसी संख्या का है ना। तो जो अपना पेयर बना रहा है गुणनफल में, उसका जिसका भी पूछा जाए मान, जैसे मान लिया जाए कि संख्या पूछ दिया, तो उसका अपना जो पार्ट जो है दिया हुआ वह बटे में चला जाए। जैसे दूसरी संख्या पूछा तो पहली संख्या बटे में जाएगा, ऊपर में होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब गुणनफल में आगे पीछे लिख सकते हो। अब मान लो कि एलसीएम पूछ दिया, तो एलसीएम जो है, एलसीएम का अपना पार्ट क्या है, एचसीएफ, एचसीएफ बटे में आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल। हमको लग रहा है समझ में आ जाना चाहिए ये बात है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई एक पार्ट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ है क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है कि एचसीएफ ऑफ 306 657 बराबर 9। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मेरे पास दिया गया है एचसीएफ ऑफ 306 657 बराबर 9 और ये चीज़ दिया है। इसमें क्या करना है, इसको पहले समझना है कि इसमें है क्या वैल्यू। तो ये 306, इसको ऐसे समझो कि 306 पहली संख्या है और दूसरी संख्या 657 है। ए का मान 306, बी का मान 657, तो दोनों संख्या दिया हुआ है और उसका महत्तम का मान है 9 है, एचसीएफ का मान 9 है। मतलब आपके पास क्या आ गया, संख्या आ गया, एचसीएफ आ गया, बचा क्या, एलसीएम। एलसीएम ही पूछा है, एलसीएम ऑफ 306 657 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसको क्लियर करो, हियर यहाँ ए बराबर एक संख्या 306 है और बी बराबर दूसरी संख्या 657 है और उसका एचसीएफ का जो मान है 9 है, ये दिया गया है। तो हमको पूछा एलसीएम का मान, तो चूंकि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम का अपना पार्ट एचसीएफ बटे में आएगा और संख्या का गुणनफल अंश ऊपर में रहेगा। तो संख्या का मान रखिए 306 गुना 657 बटे एचसीएफ का मान 9, 9 से कैंसिल, 9 3 27, 9 4 36 और गुना कर लेना है 34 गुना 657 22,338 होगा। आप आंसर को लास्ट में लिख सकते हैं, हेंस अतः एचसीएफ ऑफ एलसीएम ने पूछा है 306, 657 बराबर 22,338, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसा सवाल जो है अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमेशा याद रखना है संख्याओं का गुणनफल में से जो पार्ट पूछा जाएगा उसका भी मान अगर दिया रहेगा, या लघुत्तम और महत्तम में कोई मान एक दिया रहेगा तो दूसरा का मान पूछा जाएगा। तो सूत्र क्या होगा, जिसका मान पूछा जाएगा उसका अपना पेयर बटे में जाएगा और बाकी जो है एक पेयर ऊपर में गुणनफल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रश्नवाचक होगा कि क्या ऐसा जांच करके बताना है
कि क्या 6 टू द पावर n जो है वह अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कोई भी संख्या अंक शून्य पर कब समाप्त होता है, उसके लिए मैंने शर्त बता दिया था कि उसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n बोथ, ये दोनों अनिवार्य रूप से शामिल रहने चाहिए। ठीक है, और देखते हैं इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन होगा कि मान लेते हैं कि यह संख्या a बराबर 6 टू द पावर n है। ठीक है, तो बताओ 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 3 होल टू द पावर n होगा। क्या इससे दोनों संख्या n पावर लेकर निकल सकता है? हाँ, निकल जाएगा। तो 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। अब ब्रैकेट में इस गुणनखंड में लिखना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखो ऐसा लिखने से क्या होता है, बहुत छात्रों को लगता है कि अगर नहीं लिखे तो क्या होगा और लिखते हैं तो क्या होता है। देखो क्या होता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लिखने से यह जो गुणनखंड है यह यूनिक हो जाता है। एक लाइन में सीखो, यह गुणनखंड यूनिक हो जाता है, अद्वितीय हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में इस दोनों संख्याओं के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या शामिल नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का, ऐसे समझ, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का हमें ये निश्चित कराती है, मतलब ये फिक्स हो जाता है कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में यही शामिल है, इसके सिवा अन्य कोई संख्या शामिल नहीं है। तो यह यूनिक फैक्टराइजेशन हो जाता है। तो यूनिक जो गुणनखंड हुआ अद्वितीय, मतलब इसको मैंने देखा, क्या देखा कि 2 टू द पावर n शामिल है और 3 टू द पावर n शामिल है। अब इसका चांस खत्म हो रहा है कि इसमें अन्य कोई संख्या आ सकता है, क्योंकि वहाँ अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का इस अभाज्य गुणनखंड को लॉक कर दिया है। ठीक है, याद रखो, लॉक किया जाता है, इससे ये निश्चित कराया गया। तो अब ये बताओ, तो समझ में तो आ गया होगा कि अब ये शून्य अंक पर समाप्त होने का चांस नहीं होगा, क्योंकि बोथ का मतलब होता है दोनों, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n, ये दोनों शामिल रहेगा अनिवार्य रूप से, तब वह संख्या शून्य अंक पर समाप्त होगा, नहीं तो संख्या शून्य अंक पर समाप्त नहीं होगा। चलो यहाँ पर हम अपनी जानकारी लिखते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अंक शून्य पर तब समाप्त होती है जबकि उसके अभाज्य गुणनखंड में, जबकि उसके अभाज्य गुणनखंड में टू टू द पावर n तथा 5 टू द पावर n, ये दोनों अनिवार्य रूप से शामिल रहते हैं। जहाँ n इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कोई भी संख्या अंक शून्य पर कब समाप्त होता है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 टू द पावर n तथा 5 टू द पावर n, ये दोनों अनिवार्य रूप से शामिल रहते हैं, जहाँ n इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किंतु क्या करना है, किंतु 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में
अभाज्य गुणनखंड में 5 टू द पावर n शामिल नहीं है। क्या लिखना है? 5 टू द पावर n शामिल नहीं है। अतः किसी प्राकृत संख्या, याद नहीं रहेगा तो यहाँ से उठा लेना है, ठीक है ना। किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यही आपका नहीं को अंडरलाइन कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 टू द पावर n जो है वह अंक शून्य पर समाप्त हो नहीं हो सकता है, ठीक है। आप 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 3 ऐसा करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण में आप 6 पर पावर 1, 6 पर पावर 2, 6 पर 3, 6 पर 4 इस तरह से पावर को बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यह अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा कभी भी, ठीक है। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि, यहाँ पर सवाल है आपका, व्याख्या कीजिए कि दो संख्याएं दिया हुआ है। देखिए एक संख्या ये है आपका और दूसरी संख्या यहाँ से ये है आपका, ठीक है। तो इस दोनों संख्याओं में क्या करना है? पहली संख्या का सॉल्यूशन हम दे देते हैं। सॉल्यूशन होगा आपका, लेट कर लीजिए कि एक संख्या कोई ए है जिसे व्यक्त किया गया है 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 नहीं 13 के बाद प्लस में 13, ठीक है। तो देखो जो जहाँ तक गुना का बात है, जहाँ तक गुना लिखा हुआ है उसको एक पार्ट समझना, और प्लस और माइनस आता है तो उसको क्या करता है? पार्ट में बांटता है वहाँ से, समझ गया ना। तो बताओ यहाँ 7 गुना 11 गुना 13 को हम एक पार्ट समझ रहे हैं और प्लस 13 को हम दूसरा पार्ट समझ रहे हैं। तो यहाँ पहले पार्ट में 13 है और दूसरे पार्ट में 13 है, तो 13 हम कॉमन ले सकते हैं, बचाएगा 77 प्लस 13 कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1 बराबर 13 गुना 78। अब देखो है क्या, सिद्ध क्या करना था? यह संख्या भाज्य संख्या है। और क्यों है? तो भाज्य संख्या का मतलब होता है जिस संख्या को गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जिस संख्या का गुणनखंड हो, फैक्टराइजेशन होना चाहिए। तो क्या मैंने इस पूरे संख्या को 13 गुना 78 लिखा? तो इसका मतलब हुआ यह दिया गया जो संख्या है, अतः प्रदत्त संख्या, दिया गया संख्या एक भाज्य संख्या है। एक क्या है तुम्हारा? भाज्य संख्या है। चलो ये भाज्य संख्या हो गया। इसी तरह से आप इसके दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से यह हल हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, याद रखना सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगा है ना। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः, यहाँ प्रश्न है कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा जो सर्किल में जो सवाल होता है, ठीक है, उसका क्या निकाला जाता है? इसका एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। जैसे 3 घंटियाँ एक साथ बजे, पहली बार बजे और पुनः बाद में टाइम का डिफरेंस हो जाए पीरियड में, तो अब पुनः एक साथ कब बजेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना है? उस टाइम पीरियड का एलसीएम लेना है। इसी तरह से यहाँ पर टाइम पीरियड चेंज हो चुका है कि कोई एक चक्कर लगाने में 12 मिनट और कोई एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। चक्कर की संख्या जो होगा वह डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन अगर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो उतने समय के बाद वह दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो समझ में आ गया होगा, इन दोनों संख्याओं को टाइम जो दिया गया है, इस दोनों टाइम का क्या करना है? एलसीएम लेना है।
इसके अब सॉल्यूशन में हम करेंगे कि यहाँ पर आपको 18 है और 12 है, तो 18 का फैक्टर होगा 2 × 3 स्क्वायर, 3 × 9 = 18, और 12 का हो जाएगा 2 स्क्वायर गुना 3 हो जाएगा। एलसीएम में बताया गया था कि प्रत्येक संख्या शामिल होगा और जब मिलेगा कॉमन में तो उसका अधिकतम घात लिया जाएगा। तो प्रत्येक 2 और 2 स्क्वायर मिल रहा है कॉमन, तो अधिकतम घात 2 स्क्वायर आ गया, तो इसी के अंदर 2 आ गया, ठीक है ना। अब 3 स्क्वायर 3 है, यहाँ मैक्सिमम घात 3 स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब गुना कीजिएगा 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 4 9 36, ये आपका मिनट हो जाएगा। ये 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि जो है उसी स्थान पर मिल जाएंगे जहाँ से ये दोनों दौड़ना प्रारंभ किए थे, लेकिन अंतर क्या होगा कि इसका जो चक्कर होगा, साइक्लिक नंबर जो होगा, वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो 36 मिनट में 2 चक्कर पूरा करेगा, और जो 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा होता है उसको 12 तिया 36 3 चक्कर होगा, लेकिन अभिष्ट समय यही होगा 36 मिनट, ठीक है। अतः हम लिखेंगे अभिष्ट समय इजकल टू, जो पूछा गया है, अभिष्ट समय बराबर 36 मिनट, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद हुआ होगा आप इसे लाइक और अपने अपने मित्रों को शेयर करें, और कमेंट में लिखें कि मेरे द्वारा बताया गया सभी चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई नए छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।